आईटी सेक्टर के स्टॉक 60 से 70% तक क्रैश हो चुके हैं। आइए जानते हैं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर बहुत बड़ा ट्रैप है। इंक्लूडिंग अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि टॉप 10 आईटी कंपनीज कौन सी इंडिया के अंदर जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, और साथ में कौन सी एक ऐसी आईटी कंपनीज है जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है, मतलब जो अभी तक पुराने आईटी कंपनीज उलझी पड़ी है पुराने कामों के अंदर, और कौन सी वो आईटी कंपनीज है जिन्होंने एआई को अडॉप्ट करके अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा लिया है और अपनी प्रॉफिट मार्जिन को भी इंक्रीज कर लिया एआई अडॉप्ट करके, मतलब वो एआई आईटी से एआई कंपनी ट्रांजिट हो चुकी है। आइए सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले अगर किसी ने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। आइए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझते हैं कि आईटी के सेक्टर के शेयर्स इतने क्रैश क्यों हो रहे हैं। देखो इसके दो रीजन है। सबसे पहले तो आईटी सेक्टर का मॉडल क्या होता था। आईटी सेक्टर का मॉडल होता था वो आवरली बिलिंग करती थी कोई भी क्लाइंट को। अगर मेरे को लेट से किसी भी कंपनी, कोई आईटी कंपनी इंफोसिस से अगर मुझे कोई भी वेबसाइट बनानी है या फिर सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो देखेगी कि वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बनाने में कितने आवर्स लगते हैं। लेट से 50 आवर्स अगर लगते हैं वेबसाइट बनाने में, तो 50 आवर्स इंटू 5,000 रुपीज, वो 5,000 रुपए पर आवर के चार्ज करती थी। पर अब उसके बाद क्या हो गया, एआई आ गया। एआई ने बोला कि भाई 50 घंटे तो लगेंगे नहीं वेबसाइट बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में, 50 घंटे की जगह 5 घंटे लगेंगे। तो अब क्लाइंट बोलता है कि भाई तुम एआई की मदद लेके 50 घंटे का काम 5 घंटे में कर सकते हो, तो अब मैं क्या करूंगा, 5 घंटे पे उनको 5,000 रुपए दूंगा। तो अब मैं उनको केवल दूंगा 25,000 रुपीज दूंगा। तो अब ये इस चक्कर में जो आवरली बेसिस पे जो बिलिंग होती है, उस चक्कर के अंदर आईटी कंपनी के आवर बहुत कम हो गए, तो इनका बिलिंग रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा कम हो गया। और सेकंड एक और चीज है कि आप जान लो कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी टॉप कंपनीज है, टॉप बैंक, टॉप इंश्योरेंस, पूरी दुनिया के अंदर यूएस यूके के बैंक वगैरह, जितनी भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनको बोलते हैं वर्ल्ड की, सबका आईटी का जो बैकएंड था वो इंडिया के पास था। मतलब सब सारी कंपनीज का जो आईटी संभालता था, आईटी सेक्टर, सब उन्होंने इंडिया में आउटसोर्स करा हुआ था। तो अब क्या हो गया, अब एआई आ गया। एआई ने बोला, एआई के खुद के एजेंट लग गए, एआई के बोट्स लग गए कि भाई जो काम वो इंडिया में आउटसोर्स करते थे, अब वो एआई के बोट्स, एआई के एजेंट्स ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये नुकसान पड़ गया। तो ये दो चीजें जिन वजह से अभी इंडिया के एआई सेक्टर में, क्या आईटी सेक्टर के जितने भी शेयर है वो क्रैश हुए पड़े हैं। पर एआई आईटी सेक्टर के शेयर इतने ज्यादा क्रैश हुए कि अब आप इसकी वैल्यूएशन देखो। जैसे मैंने ये निफ्टी आईटी का चार्ट चला रखा है, निफ्टी आईटी का चार्ट देखोगे, इसका जो पी चलता था 2024 दिसंबर, मतलब आप मान लो 2025 के स्टार्टिंग में 36 का इसका पी चलता था। इवन अगर मैं उसके पहले का अगर आपको चार्ट दिखाऊंगा तो 40 का पी भी इसका चलता था। अब ये 40 से क्रैश होकर पी डायरेक्टली 40 से क्रैश होकर 19 का पहुंच चुका है, 19 का पी हो चुका है। मतलब इसकी जो वैल्यूएशन है आईटी सेक्टर की, वो वैल्यूएशन 50% तक हो चुके हैं। 50% पे इसकी वैल्यूएशन जा चुकी है। जहां पर इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, वहां पर इनकी वैल्यूएशन कम हुई है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि आईटी सेक्टर क्रैश हुआ है। ये आप जितने भी देखोगे, ग्लोबल क्राइसिस हुए थे 2008 के अंदर हुआ था, 2000 के अंदर हुआ था, जब भी आईटी सेक्टर पहले बहुत बुरा टूटा था। बट द पॉइंट इज, ये वापस रिकवर भी उस वक्त हुआ था। अब एक बात समझो, अब मैं आपको वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो बताता हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आप क्या सोच सकते हो कि जब पहले पहले आईटी का जो पी चलता था 36 का या 40 का, जब ऐसा होता था कि आईटी एक हाइपर ग्रोथ सेक्टर था, कि आईटी बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा था, इसलिए उसका पी रेशियो ज्यादा था। अब आप ये मान लो कि ये हाइपर ग्रोथ सेक्टर नहीं रहा, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, आईटी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देगा, जिसको अपन बोलते हैं मेंटेनेंस कंपनी नाम की जो कंपनी होती है, कि एक तरह से ये मेंटेनेंस कंपनी, जिनको अपन एनवीटी कंपनी भी कहते हैं, कि इनका बस इनकरिंग, बिल्कुल जो रिकरिंग रेवेन्यू होता है ना, बस रिकरिंग रेवेन्यू इनको मिलेगा। क्योंकि अब देखो, ऐसा तो नहीं पूरी कंपनी खत्म हो, मैं तो वर्स्ट से वर्स्ट बिल्कुल खराब केस बता रहा हूँ कि आईटी अब हाइपर ग्रोथ कभी भी नहीं देगा, एक बार आप ये मान के चलो। तो भाई ये मेंटेनेंस कंपनी है कि इनका रिकरिंग रेवेन्यू आएगा, वेबसाइट लोगों की मेंटेन करेंगे, एआई बनाएंगे, एआई पे इंप्लीमेंट करेंगे, कंसल्टिंग देंगे, कंपनी को कैसे ऑटोमेट करा जा सकता है, बेसिक काम तो ये करेंगे करेंगे, वो तो एआई नहीं खा सकता। इवन एआई भी जो काम करता है, एआई को बनाने के लिए भी आईटी आईटी पर्सनल लगते हैं कि एआई को बनाना है, ये सब चीजें। एआई बस काम को फास्ट कर देगा, बाकी काम करेगा कौन, काम तो ह्यूमन ही करेगा, इंसान ही करेगा। तो आईटी सेक्टर की नीड तो खत्म नहीं होगी। तो अगर ये मेंटेनेंस और एनवीटी कंपनी है जो कैश का हुआ, जो टाइमली बेसिस पे केवल थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट करेगी, तो भी अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है बहुत अच्छा है। इनका जो डेट है, डेट कंपेरेटिवली बहुत कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, और इनके पास कैश भी अच्छा खासा पड़ा है। कैश इनके पास इतना अच्छा पड़ा है कि आप देखोगे रिसेंटली विप्रो और साथ में इन्फोसिस, विप्रो इन्फोसिस, इनके पास इतना एक्स्ट्रा कैश पड़ा है कि इन्होंने बायबैक भी अनाउंस करा था कि हमको हमारे शेयर वापस से परचेस करने। तो अगर ये एक नॉर्मल सी कंपनी है, आईटी सेक्टर गया, मतलब आईटी सेक्टर को आप इग्नोर कर दो, एक नॉर्मल सी कंपनी देखो जो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देगी, पर इतनी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी, इतना अच्छा डेट, कैश इसका, कैश फुलफिल, मतलब कैश का इसमें बहुत अच्छा कैश पड़ा है, कैश बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसका पी रेशियो अब केवल रह गया 19, मतलब 19 का पी रेशियो। तो एट प्रेजेंट अगर मैं देखूं तो इसका पी रेशियो बहुत जस्टिफाइबल है, पी रेशियो भी बहुत ज्यादा सही हो चुका है।
तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी बाकी मेंटेनेंस कंपनी और एनवीटी कंपनी होती है ना, मेंटेनेंस और एनवीटी कंपनी का भी जो पी रेशियो होता है वो 15 से 20 के अंदर चलता है। तो इसका पी रेशियो भी 19 हो चुका है, तो इसलिए वैल्यूएशन इसकी जस्टिफाइबल है अभी एट प्रेजेंट, बिल्कुल सही चल रही है, मतलब अच्छी वैल्यूएशन चल रही है आपको। अब एक और चीज़ है, जो इंडिया के अंदर अगर अपन इंडिया का जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखें ना आईटी का, तो आप एक चीज समझो। पहले ट्रेडिशनल क्या होता था, पहले आईटी बहुत ही हाइपर ग्रोथ सेक्टर हुआ करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसलिए प्रीमियम वैल्यूएशन पे था, 40 के पी पे लगभग ये ट्रेड करता था। अब मैं दो केस डिस्कस करता हूँ। पहला केस जो मैंने आपको अभी जस्ट डिस्कस करा कि आप बिल्कुल गंदे से गंदा केस मान लो कि आईटी सेक्टर अभी कभी भी रैपिड वो हाइपर ग्रोथ नहीं देगा, केवल वो एक मेंटेनेंस कंपनी बन के रह जाएगी। पर अगर आप मेंटेनेंस कंपनी भी देखो तो जिसका कैश फ्लो इतना अच्छा है, मतलब जो बहुत बेसिक ग्रोथ करेगी, नॉर्मल सी ग्रोथ करेगी, बहुत तेज नहीं करेगी, तो उनका डेट इतना कम है, कैश फ्लो इतना ज्यादा है, कैश रिजर्व बहुत अच्छा पड़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। तो उस केस के अंदर तो कोई सी भी कंपनी अगर आपको सेलेक्ट करनी हो तो ये कंपनी इस पी रेशो पे 19 के पी रेशो पे बहुत सही आपको मिल रही है, तो ये चीज अच्छी चल रही है। उसके बाद अगर आप एक सेकंड केस सिनेरियो मानो कि भाई ऐसा नहीं होता कभी कोई पूरा का पूरा सेक्टर खत्म हो जाता है, वो सेक्टर धीरे धीरे इवॉल्व होता है, अपने आप को इवॉल्व करता है। तो अभी आप देखोगे भी जो आईटी कंपनीज थी, वो आईटी कंपनी धीरे धीरे अपने आप को एआई कंपनी बनाते जा रही है, एआई को अडॉप्ट करके अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है। अपन आगे उन कंपनीज की बात भी करेंगे। तो वो जो कंपनीज है ना, वो कंपनी आपको हाइपर ग्रोथ भी दे सकती है। ये मैं केस सिनेरियो 2 मान रहा हूं, ये तो मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो माना था, खराब से खराब। तो वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी आप देखोगे इसकी वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है। और अगर जस्टिफाइबल और अगर हाइपर ग्रोथ दे दिया कि जिन कंपनी ने, कुछ कंपनी जो हाईली कैश रिजर्व कंपनी में अच्छा खासा पैसा है, तो अच्छा खासा पैसा है वो इन्वेस्ट करके एआई में ट्रांजिट हो सकते हैं, उन कंपनीज की जो ग्रोथ होगी वो हाइपर ग्रोथ होगी, और उस वक्त ये वाली वैल्यूएशन कभी भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये दोनों केस के अंदर वैल्यूएशन तो इसकी जस्टिफाइबल है। बट अगेन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, बस आपको एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूँ कि कैसे एनालाइज करा जाता है सेक्टर को। तो इसलिए अब जैसे मैंने भी आपको चार्ट बताया था निफ्टी आईटी का, वो का वही कि इसका जो पी रेशियो होगा, पी रेशियो देखो इसका 19 का चल रहा है, मैंने एंजल उनकी वेबसाइट का भी स्नैपशॉट डाला हुआ है, आप देखोगे तो इसका पी रेशियो मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है। अब अपन दो कंपनीज की बात करेंगे, दो तरह से मतलब बात करेंगे। अब देखो दो तरह की कंपनी है, एक तो है जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है, जो अभी तक ट्रेडिशनल मॉडल पे चल रही है, कि जैसे नॉर्मल आईटी कंपनी चलती है, वेबसाइट वगैरह बनाना, कोडिंग बनाना, जो धीरे धीरे एआई की तरफ अब धीरे धीरे ट्रांजिट होना शुरू होगी, जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा गिर चुकी है, ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड अभी हो चुके हैं, मतलब वैल्यूएशन करेक्ट हुई है, आप ये मान सकते हो। पर उसके अलावा जो दूसरी कंपनीज है, वो आप मान लो कि वो आईटी से एआई की तरफ ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी है। तो वो आईटी कंपनीज जिनको एआई से अभी बेनिफिट हो रहा है नुकसान की जगह, उन आईटी कंपनीज की भी हम बात करेंगे, एक एक करके अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है, उनकी बात करते हैं, जिनके पास अच्छा खासा कैश रिजर्व है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा चल रहा है, वैल्यूएशन अच्छी खासी गिरी हुई है, जो धीरे धीरे कुछ टाइम में एआई की तरफ ट्रांजिट कर जाएंगे। और नहीं भी करे तो मैंने कहा वो मेंटेनेंस कंपनी है, तो भी कोई दिक्कत ऐसा नहीं होगी इस वैल्यूएशन पे। तो बट हाँ, दिस वीडियो जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, जो भी मैं स्टॉक बताऊंगा केवल एग्जांपल पर्पस के लिए बताऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया। इसके अलावा भी कुछ और कंपनी है, पर जैसे विप्रो और इन्फोसिस ने तो रिसेंटली भी बायबैक भी अनाउंस करा था, इनके पास इतना ज्यादा कैश रिजर्व था कि ये कंपनीज को अपने शेयर्स वापस से खरीद लिए, इनके पास इतना एक्स्ट्रा कैश भी पड़ा हुआ था। तो ये कुछ है ट्रेडिशनल आईटी जाइंट जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा करेक्ट हुई थी। अब अपन डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल आईटी जाइंट के बाद कौन सी वो कंपनीज है जिनकी वैल्यूएशन करेक्ट भी हुई है, पर फिर भी वो मतलब आईटी से एआई कंपनी बन चुके हैं, उनको एआई से और फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। वो कौन सी कंपनीज है, वो न्यू जनरेशन कंपनी जो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली है, डाटा आर्किटेक्चर, क्लाउड मॉडर्नाइजेशन है, साइबर सिक्योरिटी, आइडेंटिटी मैनेजमेंट और हाई एंड कंप्यूटिंग एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। जैसे आप सबसे पहले देखोगे ईआरएनडी कंपनी क्या होती है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी। ये वो कंपनी होती है जो किनका केवल काम आईटी का काम नहीं होता, ये क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट, एग्जांपल के लिए कार, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को पूरा का पूरा डिजाइन करते हैं और उस फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर सॉफ्टवेयर और एआई को इंटीग्रेट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर और एआई इस फिजिकल प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा। एग्जांपल के लिए जो कार ऑटोमेटिक चलती है टेस्ला वगैरह की, वो टेस्ला वगैरह की कार ऑटोमेटिक कैसे चलती है, वो पूरा का पूरा कार को पहले वो कंपनी डिजाइन करती है अच्छे से कि ये कार में कैसे डाटा फ्लो होगा, ये कहाँ पे ब्रेक मारेगी, ऑटोमेटिक कैसे चलेगी। तो पूरे प्रोडक्ट को डिजाइन करना ये काम होता है कंपनीज का, ये काम एआई का नहीं होता है। फिर इस प्रोडक्ट को डिजाइन करके इसके अंदर सॉफ्टवेयर इनबिल्ट करना और एआई इसके अंदर डालना, ये वाली जो कंपनीज होती है इनको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि ये एआई ये काम नहीं छीन सकता इनसे प्रोडक्ट को, क्योंकि ये फिजिकल प्रोडक्ट को डिजाइन कर रही है, केवल कोडिंग वगैरह का काम नहीं है। जो एआई होता है वो मैक्सिमम कोडिंग वगैरह कर सकता है, पर ये फिजिकल प्रोडक्ट बनाना वो एआई नहीं कर सकता। तो ये वाले काम वाली कंपनी। उसके साथ साथ में ईआरएनडी कंपनी का होता है मेडिकल हेल्थ केयर के जो इक्विपमेंट होते हैं, हेल्थ केयर अगर आप देखोगे
तो आजकल बहुत सी डिवाइस ऐसी आ गई जो डॉक्टर के पहले भी आपकी डिजीज़ डॉक्टर के पहले बता देगी आपको कौन सा डिजीज़ हुआ है। तो उस उन वाले प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, सॉफ्टवेयर डालना, जो बड़ी-बड़ी मशीन्स होती है उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करना, रॉकेट को सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करना, रॉकेट डिज़ाइन करना, ये ईआर&डी कंपनी का काम होता है। तो अब ये वाली कंपनी मैंने कहा कि इनके अंदर कोडिंग केवल एक स्मॉल पार्ट होता है, बाकी सेंसर इंटीग्रेशन, रेडार, एआई मॉडल डालना, सेफ्टी टेस्टिंग करना कि असली में प्रोडक्ट सेफ है यानी रियल वर्ल्ड टेस्टिंग करना, ये सारे काम होते हैं। और ये इनकी जो बिलिंग होती है क्लाइंट को, ये बिलिंग को इनकी वो नहीं होती आवरली बेसिस पे, ये बिलिंग इनकी फिक्स होती है कि 50 मिलियन हम लेंगे यूएसडी आपसे, या 10 मिलियन लेंगे। तो इसलिए एआई से इनको कोई नुकसान हुआ नहीं, इवन इनको एआई से फायदा हुआ है कि वो एआई की मदद लेके ये सारे काम और जल्दी से कर पा रहे हैं, ये वाले पूरे के पूरे काम ये और जल्दी कर लिए इन्होंने। तो कौन-कौन सी कंपनीज़ है जो ये ईआर&डी वाली कंपनी है इंडिया के अंदर? मेन जो मेजर कंपनी है, एक है केपीआईटी जो जुलाई 24 से लेके अभी तक 60% क्रैश हो चुका है। इसका मेजर काम क्या है? ये ऑटोमोटिव मोबाइल जितने भी ऑटोमोटिव होते हैं ना, ईवी जो होती है, ईवी गाड़ी होती है, कार होती है, ये उनको ऑटोमेटिक ड्राइविंग के लिए सॉफ्टवेयर और एआई प्रोवाइड कराता है। तो उन गाड़ियों को ये डिज़ाइन करता है, जैसे बीएमडब्ल्यू, होंडा, इनकी जो ऑटोमेटिक कार आती है, ये वही डिज़ाइन करता है, यही डिज़ाइन करता है। उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, एआई इंटीग्रेट करना, ये केपीआईटी टेक्नोलॉजी का ही काम है। वर्ल्ड की जो टॉप 24 मैन्युफैक्चरिंग कार है ना ग्लोबली पूरे वर्ल्ड की, उनको यही सॉफ्टवेयर और एआई प्रोवाइड कराता है। कंपनी का रेवेन्यू देखोगे 4% से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट वही 22% से इंक्रीज हुआ है। मतलब क्वार्टर फोर जो 2026 का है वर्सेस क्वार्टर फोर जो 2025 का है, उसके कंपेरिजन में रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 18% चल रहा है। पी रेशियो इसका ओवर वैल्यूड चल रहा है इंडस्ट्री का 18, इसका 31 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.24, मतलब डेट इसमें एसेट बहुत ज्यादा नहीं। बाकी इसके बीएमडब्ल्यू, होंडा, माइक्रोसॉफ्ट सबसे इसकी पार्टनरशिप है इन चीज को लेके। ऑर्डर बुक लेकर आप देखोगे तो 202 मिलियन यूएसडी की इसके पास ऑर्डर बुक वैल्यू अभी चल रही है। वही जो सेकंड कंपनी है सेम टाटा एलेक्सी, जुलाई 22 से लेकर अभी तक 60% क्रैश हो चुकी है। इस कंपनी का काम भी यही है कि देखो ऑटोमोटिव के लिए तो काम करता ही करता है, जो ईवी वगैरह कार है उनको ऑटोमेटिक ड्राइविंग के लिए। पर उसके साथ-साथ ये मेडिकल डिवाइसेज़ जो स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेज़ वो भी बनाता है, जो स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेज़ को डिज़ाइन करना, उसमें सॉफ्टवेयर डालना, एआई इंटीग्रेट करना कि भाई कोई भी डिवाइस आपकी बीमारी पहले ही कंपनी मतलब डॉक्टर के पहले वो बीमारी आपकी डिटेक्ट कर ले। एरोस्पेस ऑटोमेटिक कैसे उड़ना चाहिए, फ्लाइट वगैरह वो सब भी ये डिज़ाइन करता है। इसका रेवेन्यू 4% से इंक्रीज़ हुआ है, प्रॉफिट 102% से इंक्रीज़ हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा सही इंक्रीज़ हुआ है। एक रीज़न यूएसडी इंक्रीज़ होना था, यूएसडीसी इंक्रीज़ हुआ तो इसका इंपोर्ट की वजह से इसको मतलब एक्सपोर्ट करता है तो फ़ायदा हुआ। दूसरा रीज़न इसका कि इसने मार्जिन अच्छी खासी इंप्रूव करी है एआई को यूज़ लेने के बाद। रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, पी रेशियो इंडस्ट्री का चलता है 20, इसका चलता है 40 और वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी 0.05, डेट एसेस बहुत ज़्यादा है नहीं। ये हो गई पहली कंपनीज। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं जो सास कंपनीज होती है। सास कंपनीज क्या होती है? एस डबल एस, ये वो कंपनीज होती है जो क्लाइंट के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाती है। मतलब ये कोई वेबसाइट और सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं बनाती कि नॉर्मल किसी भी क्लाइंट के लिए बनाए हैं। ये होता है जैसे एक एग्जांपल मान लो जोहो ने एक प्रोडक्ट बना लिया एक तरीके से, कि जोहो ने अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना लिया, ईमेल वाला सॉफ्टवेयर बना लिया। तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर क्लाइंट को देती है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, कि अगर आपको हमारा जोहो सॉफ्टवेयर यूज लेना है, जोहो की ईमेल आईडी यूज लेनी है, जोहो का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज लेना है, तो मंथली ईयरली बेसिस पे आप हमको सब्सक्रिप्शन दे दो। वैसे ही एसएपी होता है अकाउंटिंग के लिए, टेली होता है, ओरेकल होता है। ये सारी कंपनी क्या करती है? ये सॉफ्टवेयर्स बनाती है, प्रोडक्ट बना रही है, एक तरह का प्रोडक्ट जो क्लाइंट को मंथली या ईयरली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन देती है। तो अब ये जो जोहो, एसएपी, टेली, ओरेकल है, इन लोगों को फायदा क्या हुआ? देखो मंथली सब्सक्रिप्शन तो उतना का उतना ही मिलना है। इवन इन्होंने इसमें एआई भी इंटीग्रेट कर दिया है, तो अब ये क्लाइंट से ज्यादा चार्ज करते हैं। और इनकी जो इन सॉफ्टवेयर को बनाने की कॉस्ट है, वो कॉस्ट बहुत कम हो गई है। कॉस्ट क्यों कम हो गई? क्योंकि अब ये एआई को यूज लेके जो इनको सॉफ्टवेयर बनाने में 5 दिन या 50 दिन लगते थे, वो सॉफ्टवेयर ये 5 घंटे में भी बना सकते हैं एआई को यूज लेके। तो इनकी कॉस्ट कम हुई और सब्सक्रिप्शन उतना का उतना ही रहा है। तो अपनी कौन-कौन सी कंपनी है? ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जो दिसंबर 24 से लेके अभी तक 26% क्रैश हुआ है। ये मेजरली काम करती है, जैसे बहुत सारे तरह के सॉफ्टवेयर बनाती है, अकाउंटिंग वगैरह भी, पर मेजरली ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती है। इवन अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर जो भी कंपनी है, लाइक अगर आप देखोगे यस बैंक और शायद एक्सिस बैंक भी, शायद यस बैंक तो शोरूम है कि वो फ्लेक्स क्यूब सॉफ्टवेयर यूज लेती है, वो ओरेकल का ही बना हुआ है। और बाकी बैंकिंग के जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी बनाती है। साथ में जो भी बैंकिंग के सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एआई भी इंटीग्रेट कर रही है, कि भाई उन बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एआई से क्या फायदा होगा कि भाई कोई भी फ्रॉड हो रहा होगा बैंक में, तो वो फ्रॉड वो सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा एआई के थ्रू, और क्रेडिट स्कोरिंग भी डिटेक्ट कर लेगा कि भाई इस कस्टमर को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। साथ में जो इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना जुलाई 25 से अभी तक 40% क्रैश हुआ है, ये भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट जैसे एंजल वन, इन सब के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाता है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर नवंबर 23 से लेकर अभी तक 56% क्रैश हुआ है। अगर आपको मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि अगर आपने कभी भी बैंक से लोन लिया होगा तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसी होगी कि जो बैंक ने सॉफ्टवेयर यूज़ लिया होगा ना आपको लोन देने के लिए, वो न्यूक्लियस का ही सॉफ्टवेयर होगा। तो लोन के लिए जो जनरली इंडिया में सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो न्यूक्लियस ही सप्लाई करता है बैंक को। तो लोन वगैरह के लिए जो भी सॉफ्टवेयर है वो जनरली न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर देता है।
उसके बाद अगर आप देखोगे जो कुछ अदर आईटी कंपनी, वो आईटी कंपनी जिनको एआई की वजह से या तो बेनिफिट हुआ है कि हाँ भाई इनको एआई की वजह से फायदा हुआ है, या फिर जिनको एआई की वजह से बहुत कम नुकसान हुआ है, जितना ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज को हुआ उतना नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि अपने आप को अडेप्ट कर सके एआई इन्वायरमेंट के अंदर। एग्जाम्पल के लिए पहली कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप कंपनी, दिसंबर 25 से अभी तक 25% क्रैश हुई है। इस कंपनी का काम क्या है, देखो जितनी भी एआई है, जैसे मैं चैट जीपीटी बोलूँ, जेमिनाई बोलूँ, क्लोड बोलूँ, इनको अगर आप इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो इनको आपको आंसर देने के लिए कुछ डाटा चाहिए होता है, डेटा। वो डेटा कहाँ से आता है, वो डेटा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा रो डेटा अवेलेबल है। एआई उस डाटा को डायरेक्ट इंटरप्रेट नहीं कर सकती। तो रो डाटा को फाइनल डाटा में कन्वर्ट कौन करता है, रो डाटा को फाइनल डेटा में कन्वर्ट करता है परसिस्टेंट सिस्टम। और जो फाइनल डेटा होता है वो फाइनल डेटा ये एआई को सप्लाई करता है कि उसको एआई यूज लेके आगे का काम पूरा का पूरा करता है। तो जितनी एआई की डिमांड बढ़ेगी उतनी रो डाटा से फाइनल डाटा बनाने की परसिस्टेंट सिस्टम की डिमांड भी बढ़ेगी। तो एक काम तो इसका ये हो गया। बाकी इसके अलावा जो जैसे कस्टम टेक्नोलॉजी होती है ना, कस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, कस्टम एआई के बोट हो गए कि अलग अलग कंपनी को अलग अलग काम करने के लिए, फोन उठाने के लिए, ईमेल करने के लिए, कोई भी काम ऑटोमेट करने के लिए कुछ एआई के बोट चाहिए होती है, रोबोटिक बोट चाहिए होती है, ये वो भी बनाता है उनके लिए। तो एआई बूम से इसको फायदा होने वाला है। कंपनी के अगर आप फंडामेंटल देखोगे, कंपनी के फंडामेंटल रेवेन्यू 7% से बढ़ा है, प्रॉफिट 20% से बढ़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% चल रहा है, वही पी रेशियो जो है इंडस्ट्री का 18, इसका 41 चलता है, बहुत ओवरवैल्यूड चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.06, डेट एज सच कंपनी में नहीं है। ये जो बिलिंग है ना, इसने मॉडल अपना शिफ्ट कर दिया। अब ये बिलिंग कैसे करते हैं, ये कंपनी इन्होंने अपने एआई सिस्टम बना दिया, एआई प्लेटफॉर्म बना लिया जैसे असिस्टेक्स। अब ये कंपनीज को उसको सेल करते हैं, सेल इन द सेंस कि अगर आपको हमारा एआई प्लेटफॉर्म यूज लेना है तो आपको ना सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे एआई प्लेटफॉर्म यूज करने का। ऑर्डर बुक वैल्यू इसकी 674 मिलियन यूएसडी चल रही है, अच्छी खासी चल रही है। बाकी अभी धीरे धीरे मैनेजमेंट का कहना है कि हम धीरे धीरे एआई और क्लाउड बेस पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। इवन इन्होंने एक एआई बनाई है जिसको आप बैंकिंग सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, जो यूएस और यूरोप में अभी अच्छी खासा ये सप्लाई कर रही है। एंड वैसे मैंने कंपनी के आपको सारे फंडामेंटल रिलेवेंट फैक्टर सब बताते जा रहा हूँ, पर अगर आपको और कुछ डिटेल के अंदर जानना हो ना इसी कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह, तो आप कोई वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट यूज ले सकते हो, जैसे एंजल वन ऑफ द गुड वेबसाइट। तो आप एंजल वन की वेबसाइट यूज लेके कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, शेयर प्राइस, शेयर चार्ट वगैरह और ज्यादा डिटेल में आप देख सकते हो। उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, जो एलटीआई माइंट्री, एक लार्ज कैप कंपनी है। दिसंबर 21 से लेके अभी तक 47% क्रैश हो चुका है। वैसे तो ये लार्ज कैप कंपनी मतलब सब तरह का काम करती है, आईटी रिलेटेड वेबसाइट बनाना, इंटीग्रेट करना, एआई अप्लाई करना, पर मेजरली ये ट्रेडिशनल आईटी कंपनी जो धीरे धीरे भी एआई के अंदर शिफ्ट हो रही है। बाकी एक मेनली ये टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग का काम करती है कि भाई किसी को भी कंपनी को, अगर कोई मैनुअल कंपनी, उस मैनुअल कंपनी को अगर डिजिटलाइज होना है, जैसे एग्जांपल के लिए उसको सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट सारे इंटीग्रेट करके डिजिटल लाने हैं, तो ये उसमें मदद करेगी। साथ में उन सॉफ्टवेयर के अंदर एआई भी इंटीग्रेट कर देती है। तो ये सारे जितने भी आईटी रिलेटेड काम है पूरा का पूरा करती है। धीरे धीरे एआई की तरफ पूरी शिफ्ट होती जा रही है। इवन इसने 10,500 के ऊपर भी एआई बोट बना ली है जो क्लाइंट को सप्लाई करती है, ताकि क्लाइंट को कोई भी मैनुअल काम करने के लिए अगर बंदे चाहिए होते हैं, वहाँ पे एआई बोट वो यूज ले सकता है और क्लाइंट को ये एआई बोट सप्लाई करती है। इवन ये एआई बोट इसने खुद के बिजनेस में भी लगा दी है, जैसे वेबसाइट बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इंसान चाहिए होते थे, अब ये एआई बोट की मदद से बना रहा है, ताकि इनकी मार्जिन इंप्रूव हो चुकी है अभी। तो ये एआई बोट की अच्छी इसको फायदा हुआ एक तरीके से। रेवेन्यू 4% से बढ़ा है, प्रॉफिट 44% से बढ़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% चल रहा है, पी रेशियो इसका ठीक ठाक चल रहा है, इंडस्ट्री का 18, इसका 23 चल रहा है। और यही आप देखोगे डेट टू इक्विटी 0.1, डेट भी कंपनी में ऐसा बहुत ज्यादा है नहीं। धीरे धीरे अपना बिलिंग मॉडल भी शिफ्ट कर रहा है। पहले ये आवरली बेसिस पे बिल करता था, फिक्स मॉडल पे कर रहा है कि हमको तो आप इतने रुपए दे देना। फ्यूचर आउटलुक मैनेजमेंट का कहना है कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कंपनी को डिजिटलाइज करेंगे, पर अब एआई इम्बेड करेंगे हर चीज के अंदर, हम एआई में जा रहे हैं। इवन इसने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एनवीडिया से पार्टनरशिप भी कर ली है। नेक्स्ट कंपनी की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी अपनी कोफोर्स से दिसंबर 25 से लेकर अभी तक 30% क्रैश हो चुकी है। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाती है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं बनाती। कि भाई जैसे ट्रैवल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, और ये जो सेक्टर वाले सॉफ्टवेयर है ना, ये वो बनाती है, उनको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे दे देती है कि आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज लो, हमको मंथली ईयरली बेसिस पे आप पैसा दे देना। और इसका जो मेजर बिजनेस है वो आता है इसका यूएस और यूरोप से, वहां पे इसके सॉफ्टवेयर अच्छे खासे चलते हैं। इवन ये खुद भी इंडिया के अंदर फोकस नहीं करी, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है इंडिया के अंदर मार्जिन बहुत कम है, पैसे ज्यादा लोग देते नहीं है, इसलिए यूएस यूरोप से इसका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर भी है। बाकी अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू 5% से और प्रॉफिट 124% से ग्रो हुआ है, पॉजिटिव फैक्टर है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 16% चल रहा है, पी रेशियो इसका ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 18, इसका 34 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.0, डेट एज सच है नहीं। तो बाकी मैंने इसको बिलिंग के लिए बोला, जनरली या तो पूरा सॉफ्टवेयर बेच देती है पूरा का पूरा, या फिर जनरली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे करती है। और इसको फायदा क्या हुआ है, जैसे ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आजकल ये एआई की मदद लेता है, तो जो सॉफ्टवेयर बनाने में इसको पहले 50-50 घंटे लगते थे, वो ये 5 घंटे में बना देता है एआई को यूज लेके, तो इसलिए इसकी मार्जिन इससे इंप्रूव हुई है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो रेवेन्यू 5% से और प्रॉफिट 124% से इसका ग्रो हुआ है।
तो ये हो गए अपने लगभग टॉप 10 स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। और आपका क्या ओपिनियन है कि भाई आने वाले फ्यूचर के अंदर असली में आईटी, अपनी आईटी सेक्टर इंडिया का ग्रो कर पाएगा नहीं कर पाएगा? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में मुझे याद से मुझे बता के जाना। और कुछ भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो।